मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली मेरे चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ ये मैं सीरीज आपके लिए लेकर आता हूं। बीपीएससी, बिहार एसएससी, चाहे बिहार एसआई, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर बिहार का देते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें डेली बिहार करंट अफेयर्स मिल जाएगा, पूरे 6 अखबारों का निचोड़, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी पूरे 6 अखबारों का निचोड़ मैं लेकर आता हूं आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बिहार में पैक्स केंद्रों पर गेहूं खरीद की मॉनिटरिंग का जिम्मा किसे दिया गया है? देखिए, बिहार में पैक्स केंद्रों पर गेहूं खरीद के मॉनिटरिंग का जिम्मा जो है डीएम को, जिलाधिकारी को दिया गया है। देखिए दोस्तों, बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य जो है इस साल 2023-24 में 10 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। और इस बार किसानों को जो है 24-48 घंटे के अंदर जो है राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक गेहूं की खरीदारी रोहतास जिले से लगभग 56,584 टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। बिहार सरकार ने 12,305 टन चना और 28,375 टन मसूर खरीद का भी लक्ष्य रखा है। चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान देश में छठा है। क्षेत्र भी बड़ा है। रबी का रकबा करीब 32 लाख हेक्टेयर है। बिहार सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं और बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना एनआईटी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, एनआईटी पटना के नए निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन बने हैं, ठीक है। एनआईटी जो है पटना बिहार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सृजित 18वां एनआईटी है, जो पूर्व में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना था। जुलाई 2024 तक इसका कैंपस बिहटा में शिफ्ट हो जाएगा। 28 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर एनआईटी पटना कर दिया गया। एनआईटी पटना ने 1886 में फील्ड सर्वे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के साथ अपनी विनम्र शुरुआत की थी, जिससे बाद में 1924 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में पदोन्नत किया गया। इसने इस संस्थान को बनाया। भारत का छठा सबसे पुराना इंजीनियरिंग संस्थान यह अभी है। यह सीधे शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कटिहार के रहने वाले किस खिलाड़ी ने 80 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो कटिहार के रहने वाले प्रिंस कुमार ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में जो है दोस्तों क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस स्टार जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी का चयन एशियाई गेम्स कैंप में हुआ है? तो ये बिहार की जो है स्टार जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी अंजनी कुमारी का जो चयन है एशियन गेम्स कैंप में हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड पिक्स 2023 में बिहार की जमुई की रहने वाली अंजनी कुमारी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक भी जीता है। बिहार की स्टार जेवलिन थ्रोअर अंजनी कुमारी का चयन एशियाई गेम्स, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार बिहार के किस निजी अस्पताल में सरकारी दरों पर मरीजों का उपचार किया जाएगा? तो दोस्तों, ये मेडिवर्सल अस्पताल है, जहां पर सरकारी दरों पर इस निजी अस्पताल में मरीजों का उपचार किया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के 5 जिलों के बाल किलकारी भवन के बच्चे किस राज्य में होने वाले वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन में भाग लेंगे? तो बिहार के 5 जिलों के, जिसमें पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर के बाल किलकारी भवन के बच्चे जो हैं सिक्किम राज्य में होने वाले वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन में भाग लेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों का बिहार में सबसे पसंदीदा पर्यटक जिला कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो विदेशी आते हैं उनके लिए सबसे पर्यटक जिला जो है गया बना है, ठीक है। दूसरे स्थान पर नालंदा है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं, ठीक है। गया मगध प्रमंडल में पड़ता है। मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं: गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, ठीक है। गया का क्षेत्रफल 4,976 वर्ग किलोमीटर है। इसका गठन 3 अक्टूबर 1865 को हुआ था। यहाँ पर फल्गु नदी बहती है। यह नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मुहाना नदी के संगम से आरंभ होती है। इसकी धाराएं अंत में पुनपुन नदी में विलय हो जाती है।
फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिले से निकला है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर इसके किनारे खड़ा है। यह निरंजना के नाम से भी बिहार में प्रसिद्ध है। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। 22 सितंबर 2020 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रबर डैम का शिलान्यास किया। इसकी पूर्णता तिथि अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई थी। नीतीश कुमार के निर्देश पर इसे सितंबर 2022 तक पूरा कर लिया गया। इंजीनियरों ने इसमें दिन रात अथक परिश्रम किया। इसे गयाजी बांध के नाम से भी जाना जाता है। गया का लिंग अनुपात 960 है। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यही है। यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य विहार के पीछे स्थित है। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। उत्तर गुप्त शासक शशांक ने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। बिहार के पद्मश्री प्राप्त 52 बूटी कला में माहिर बिहार शरीफ के रहने वाले किस व्यक्ति को पीएम मोदी ने दिल्ली में होने वाले ग्लोबल बुद्धिज्म समिट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो बिहार के पद्मश्री प्राप्त 52 बूटी कलाकार बिहार शरीफ के कपिल देव प्रसाद को दिल्ली में होने वाले ग्लोबल बुद्धिज्म समिट में पीएम मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। देखिए, बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री 2022 में दिया गया। तो सब कपिल देव प्रसाद को, सुभद्रा देवी को और आनंद कुमार मैथमेटिशियन को। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में स्थापित मेगा फूड पार्क में कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ? तो देखिए, मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर और मोतीपुर में जो है मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। इसमें दोस्तों 113 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में स्थापित मेगा फूड पार्क में 113 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर भारत के बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक नगर है। ये जिले का मुख्यालय भी है। यह बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का एक प्रमुख शहर है। अपने सूती वस्त्र उद्योग, लाख की चूड़ियों, शहद तथा आम की लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिए जिला पूरे विश्व में जाना जाता है। खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं है। बिहार के जर्दालू, आम, मगही, पान और कतरनी धान को जीआई टैग मिल चुका है। 2018 में जो है शाही लीची को भी जीआई टैग मिल गया है। 2017 में मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किया गया था। अपने उर्वरक भूमि और स्वादिष्ट फलों के स्वाद के लिए मुजफ्फरपुर देश विदेश में स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर स्थित कांटी थर्मल पावर प्लांट देश भर के सबसे महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्रों में से एक है। यहाँ का क्षेत्रफल 3172 वर्ग किलोमीटर है। नदियाँ यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा लखनदेई है यहाँ पे, ठीक है। 1875 में प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत प्रमंडल का गठन कर मुजफ्फरपुर जिला बनाया गया। मुजफ्फरपुर जिला के कुछ मशहूर हस्तियां खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी तथा पंडित सहदेव झा हैं। जैसे अनेक क्रांतिकारियों की कर्मभूमि रही है। यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल में बसोकुंड, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट बसोकुंड में लिच्छवी कुल में हुआ था। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। यहाँ अहिंसा एवं प्राकृतिक शिक्षा संस्थान भी है। जुब्बा साहनी पार्क भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुब्बा साहनी ने 16 अगस्त 1952 को मीनापुर थाने के इंचार्ज लियो वालर को आग में जिंदा झोंक दिया था। बाद में पकड़े जाने पर उन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई। जिले की इस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में बनाया गया पार्क दर्शनीय है। बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर के शिव मंदिर को देवघर के समान आदर प्राप्त है। सावन के महीने में यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बिहार के किस जिले में फल और सब्जी के निर्यात के लिए बिहार का पहला एकीकृत विकिरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, बिहार में पटना जिले में फल और सब्जी के निर्यात के लिए बिहार का पहला एकीकृत विकिरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। पटना सिखों के लिए अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में ही हुआ था। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहब के दर्शन करने आते हैं तथा मत्था टेकते हैं। शेरशाह ने इसका नाम पैठाना रखा था, जिसे शेरशाह की मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना कर दिया। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 1823 है। लिंगानुपात 897 है। पटना बिहार के 8 जिलों से सीमा बनाता है। सारण, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा, अरवल, भोजपुर, लखीसराय और समस्तीपुर। हाल ही में किस फिल्म की प्रमोशन के लिए सिनेमा कलाकार नमासी चक्रवर्ती, जो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, और आमरीन बिहार के पटना हैं, तो बैड बॉय फिल्म के प्रचार के लिए
मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती और कल जो अभिनेत्री हैं आमरीन बिहार आए हैं। बिहार के नौगछिया में आयोजित पहली बिहार बाल बैडमिंटन प्रीमियर लीग में किस टीम ने खिताब जीता है? तो दबंग बिहार ने राइजिंग बिहार को हराकर पहली बिहार बाल बैडमिंटन प्रीमियर लीग जीत लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। भारत दूध, दाल और जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह मसालों, मछली, पोल्ट्री, पशुधन और वृक्षारोपण फसलों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। यह देश में गन्ना और खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश चावल, बाजरा, जौ और अन्य दालों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। कौन सी ऑनलाइन कैब सेवा प्रदाता कंपनी भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर अपनी कैब सेवा जोन बनाएगी? तो उबेर जो है दोस्तों हवाई अड्डों पर अपना कैब सेवा जोन बनाएगा। ठीक है। हाल ही में दोस्तों बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वाधिक व्यस्तम हवाई अड्डों में 9वां स्थान मिला है। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने चीनी कंपनी जेट्टी को 200 करोड़ के नेटवर्क उपकरणों का ऑर्डर दिया है? तो देखिए दोस्तों, आर्थिक स्थिति से जूझती हुई कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सबसे खराब स्थिति है दोस्तों, इसके ग्राहक लगातार घट रहे हैं। इस कंपनी ने जेट्टी को, चीनी कंपनी दूरसंचार जो कंपनी है जेट्टी को 200 करोड़ के नेटवर्क उपकरणों का ऑर्डर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग है, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रनमनबी है, चीन की भाषा मंदारिन है। जनसंख्या के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन बना है? तो चीन को पछाड़ते हुए दोस्तों अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। ठीक है। बड़ा भागीदार अमेरिका बना। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरे सबसे बड़ा महत्व निर्यात वाला देश बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% वृद्धि के साथ 128.55 अरब डॉलर का हो गया है। इससे पिछले वर्ष में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 119.5 अरब डॉलर था। वहीं 2020-21 में सिर्फ 80.51 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत से अमेरिका में निर्यात 2.81% वृद्धि के साथ 78.31 अरब डॉलर हो गया है, जो 2021-22 में 76.18 अरब डॉलर था। भारत में अमेरिका से आयात इस दौरान 16% की वृद्धि के साथ 50.24 अरब डॉलर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ 2022-23 में भारत चीन में व्यापार 1% गिरावट के साथ 113.83 अरब डॉलर का रह गया है, जो इससे पिछले वर्ष 115.42 अरब डॉलर था। भारत से चीन के लिए 2022-23 में निर्यात 28% गिरावट के साथ 15.32 अरब डॉलर रह गया है, जबकि आयात 4.16% वृद्धि के साथ 98.5 अरब डॉलर हो गया है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2022-23 में बढ़कर 83.2 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है। इसके पिछले साल 72.91 अरब डॉलर था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की घोषणा के अनुसार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम की इनाम की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की घोषणा के अनुसार जो भी टीम रणजी ट्रॉफी जीतेगी अब उसकी पुरस्कार राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर खिताब जीता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का निर्माण दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में हुआ था। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है, अतः बीसीसीआई एक सरकारी बॉडी नहीं है। बीसीसीआई भारत का सबसे अमीर खेल निकाय है और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड भी है। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखड़े स्टेडियम, चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष है और सचिव इसके जय शाह है, अमित शाह के बेटे, केंद्रीय गृह मंत्री। नेपाल के नए विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद बने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। नेपाल के साथ भारत अपनी 5 राज्यों की सीमाएं साझा करता है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल हैं। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले बिहार के 7 जिले हैं, जिनके नाम हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किस देश की राजधानी खार्तूम में सेना तथा अर्धसैनिक बलों की झड़प में एक भारतीय सहित 61 लोग मारे गए हैं? तो सूडान में दोस्तों सेना तथा अर्धसैनिक बलों की झड़प में एक भारतीय सहित 61 लोग मारे गए हैं। सूडान आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। इसकी राजधानी खार्तूम है। किस वरिष्ठ पत्रकार को इंडियन वीमेंस प्रेस कोर 2023 का अध्यक्ष चुना गया है? तो शोभना जैन को इंडियन वीमेंस प्रेस कोर 2023 का अध्यक्ष चुना गया है।
किस देश ने बारिश की निगरानी के लिए फेंगुएन 3G नामक मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने दोस्तों बारिश की निगरानी के लिए फेंगुएन 3G नामक मौसम उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से किस भारतीय अमेरिकी को नवाजा गया है? तो राज सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी सम्मान से नवाजा गया है। फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम प्रवासी भारतीय सम्मान इनको दिया गया है। सुब्रमण्यम को अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को इंडिया हाउस के एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया है, क्योंकि वह इस साल शुरुआत में पुरस्कार लेने भारत नहीं आ सके थे। सुब्रमण्यम दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियों में से एक फेडेक्स कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। सुब्रमण्यम केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के अनुसार 2023-24 में भारत के आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6.5% दोस्तों जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक ने 2023-24 में 6.3% आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया है भारत का, और 6.3 से 6.4% तक, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान 5.9% है भारत के आर्थिक विकास दर का। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, आईपीएल में 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में खेले गए मैच के दौरान शानदार शतक लगाया है। अय्यर इस सीजन शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। साथ ही आईपीएल 2023 का दूसरा शतक था। अय्यर से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा था। हैरी ब्रूक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आईपीएल में खेलते हैं। वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 104 रन की पारी खेली, जो अभी तक इस सीजन का सर्वोच्च स्कोर है। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट पर आधारित एक बैठक है। इस 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन जो है चेन्नई में किया जाएगा। भारत 3 से 12 अगस्त तक पहली बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई शहर में किया गया है। चेन्नई में आखिरी बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम का रूप में एशिया कप का आयोजन किया गया था। यह एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। इसे चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है। भारतीय उच्चायोग ने दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में अपना 16वां वीजा केंद्र आवेदन केंद्र खोला। इस नए केंद्र का उद्घाटन उच्चायुक्त प्रणया वर्मा ने किया। इस मौके पर कुश्तिया 3 से सांसद महबूबल आलम हनीफ भी मौजूद रहे। यह सेंटर भारत आने के लिए वीजा संबंधी सेवाओं में कुश्तिया और इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की मदद करेगा। भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में दुनिया में अपना सबसे बड़ा वीजा संचालन केंद्र संचालित करता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू हैं। आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई कौन बने हैं? तो दोस्तों, डुआन यंसन और मार्को यंसन आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई बने हैं। डुआन यंसन और मार्को यंसन आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई बन गए हैं। आईपीएल खेलने वाले भाइयों की 10वीं जोड़ी है। मुंबई में खेले गए आईपीएल मैच में डुआन यंसन ने मुंबई की ओर से अपना पहला आईपीएल डेब्यू किया। इससे पहले डुआन ने के भाई मार्को यानसन भी आईपीएल में मुंबई के लिए खेल चुके हैं। हालांकि मार्को अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2023 में के 36वें संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते? देखिए, इसमें भारत ने 14 पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 14 पदक जीतकर 7वें स्थान पर आया। जीतने वाले सभी पहलवान हरियाणा के हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में 9 से 15 अप्रैल तक किया गया है। प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल वर्ग के पहलवानों ने मिलकर देश को 7 पदक दिलाए, तो बेटू ने अपने दम पर 7 पदक जीत डाले। सभी 14 पदक हरियाणा के पहलवानों ने ही देश की डोली में डाले हैं। भारतीय पहलवानों ने कुल 14 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक है। प्रतियोगिता में झज्जर के अमन साहरावत ने पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में 57 किलो वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सोना जीता है। सोनीपत के रूपी ने ग्रीको रोमन मुकाबलों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। हिसार की अंतिम पंघाल ने
53 किलोग्राम और रोहतक की निशा दहिया ने 68 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही सोनीपत के नीरज छिक्कारा ने ग्रीको रोमन के 63 किलोग्राम में जीता है कांस्य पदक। सोनीपत के सुनील मालिक ने 87 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। झज्जर के विकास ने 72 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। सोनीपत के अनुरुद्ध गुलिया ने फ्री स्टाइल के 125 किलोग्राम में, हिसार के दीपक ने फ्री स्टाइल के 79 किलोग्राम भार वन में कांस्य पदक जीता है। वहीं महिला वर्ग में जिंद की अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम में, सोनीपत की सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम में और रोहतक की मनीषा ने 65 किलोग्राम में, रोहतक की रिटिका हुड्डा ने 72 किलोग्राम और जिंद की प्रिया ने 76 किलोग्राम भार वन में देश को कांस्य पदक दिलाया है। सभी 14 पदक हरियाणा के पहलवानों ने ही देश की झोली में डाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश है जिसने अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में खेलने वाले पहले पिता पुत्र बन गए हैं और दोनों ने ही मुंबई इंडियंस के लिए ही खेल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों ने ही मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में भाग लिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सेल की एक सरकारी स्वामित्व वाली स्टील उत्पादक कंपनी है। ये इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। भारत सरकार सेल की 75% इक्विटी की मालिक और इसे वोटिंग में नियंत्रण प्राप्त है, परंतु महारत्न कंपनी होने के कारण सेल को काफी परिचालन तथा वित्तीय सहायता मिली हुई है। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला तथा सबसे बड़ा एकीकृत इस्पात कारखाना है। 10 लाख टन स्थापित क्षमता का कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। बाद में इसकी क्षमता बढ़कर 19 लाख टन कर दी गई। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 5वां है। प्रथम स्थान अमेरिका है, द्वितीय चीन है और तृतीय ब्रिटेन है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों को रोकने के लिए तथा पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए ए हेल्प नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड ने दोस्तों पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों को रोकने के लिए ए हेल्प योजना शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। दोस्तों अभी का करंट अफेयर्स है कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली से जो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से 9 घंटे पूछताछ की है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम जो है रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफीज टू प्रैक्टिस है। किस देश ने सबसे बड़े युद्धपोत और दुनिया का पहले मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन TCG अनादोलू का अनावरण किया? तो तुर्की ने दोस्तों देश के अपने सबसे बड़े युद्धपोत और दुनिया का पहले मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन TCG अनादोलू का अनावरण किया है। तुर्की को तुर्की भी कहा जाता है। यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य राजभाषा तुर्की है। संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। तुर्की मुद्रा लीरा कहलाती है। किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के मेरीलैंड उच्च शिक्षा आयोग के कार्यवाहक सचिव के रूप में चुना गया है? तो संजय रॉय को अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेरीलैंड उच्च शिक्षा आयोग के कार्यवाहक सचिव के रूप में चुना गया है। G7 पर्यावरण मंत्री वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयासरत हुए हैं, सहमत हुए हैं। G7 जो है 7 देशों का समूह है। ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 16 अप्रैल को जापान के साप्पोरो शहर में समाप्त हुई। बैठक में ऑटोमोबाइल के कार्बन पदचिह्न को कम करने पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा हिरोशिमा में आयोजित किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी को भी फूमियो किशिदा ने आमंत्रित किया है। मंत्रियों ने वाहन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है। 2000 में दर्ज कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2035 तक आधा करने पर सहमति बनाई गई है। 2040 तक प्लास्टिक कचरे से समुद्र के प्रदूषण को रोकने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है। G7 विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें आयोजित करता है। ये बैठकें आमतौर पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती है। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन की मेजबानी जर्मनी ने की थी।
दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड्स पर ब्रांड फाइनेंस की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सी टायर कंपनी दुनिया में दूसरे सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में उभरा है? तो देखिए, तो एमआरएफ टायर जो है सब दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड्स में की ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में उभरा है एमआरएफ। ठीक है, अगर पहले टायर ब्रांड की बात की पूरे दुनिया में तो वो मिशेलिन है। ठीक है, सबसे मजबूत टायर ब्रांड मिशेलिन है। एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री भारत की नंबर 1 टायर कंपनी है। इसकी शुरुआत वर्ष 1940 में के.एम. मैपिलिया द्वारा एक छोटी खिलौना गुब्बारा इकाई के रूप में की गई थी। नवंबर 1960 में इसने टायरों के निर्माण में कदम रखा। कंपनी ने टायर एंड रबर कंपनी यूएसए के साथ तकनीकी सहयोग किया है। वर्तमान में एमआरएफ अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, जापान और प्रशांत सहित 65 से अधिक देशों को टायर निर्यात करता है। दुबई, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया में इसके विदेशी कार्यालय हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप पॉलिसी, प्रोग्रेस, एंगेजिंग गवर्नमेंट्स टू इंटीग्रेटेड इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी है। यह विषय हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले व्यक्तियों के लिए उचित देखभाल और उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने में सरकारों से विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1989 में पहला विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था। हीमोफीलिया एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति है। इसमें विशिष्ट थक्के कारकों की कमी कारण रक्त सही ढंग से थक्का नहीं बना पाता है। ठीक है, इसके लंबे समय तक रक्तस्राव होता है जो कुछ स्थितियों में खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 16 अप्रैल को भारत के किस राज्य में भारतीय उद्योग परिसंघ और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है? तो गोवा में दोस्तों डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 16 अप्रैल को भारतीय उद्योग परिसंघ और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त रूप से किया है। इस आयोजन का विषय था एक साथ मिलकर एक स्वास्थ्य का निर्माण, स्वास्थ्य समानता में सुधार। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईए एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। सीआईआई का उद्देश्य भारत में उद्योग और नागरिक समाज के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त करना है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के 8000 से अधिक सदस्य हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष संजीव बजाज है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा का राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं। 13 अप्रैल को भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन सा देश बना है? तो बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य नेपाल बन गया है। 13 अप्रैल को भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का नेपाल संस्थापक सदस्य बन गया है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। यह गठबंधन भारत की पहल के तहत शुरू किया गया था और लॉन्च इवेंट के दौरान नेपाल के ऊर्जा मंत्री शक्ति बहादुर वासनेत ने भारत के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को संस्थापक सदस्य के रूप में नेपाल की सदस्यता का संकेत देने वाला एक पत्र सौंपा है। नेपाल की बाघ आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2010 में 121 से बढ़कर 2022 में 335 तक पहुंच गया है। नेपाल राज्य की स्थापना शाह वंश ने की थी। यह दक्षिण एशिया का एक स्थलरूप देश है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। राजधानी काठमांडू है। मुद्रा यहाँ का नेपाली रुपया है। G20 दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक 17 अप्रैल को भारत में कहाँ शुरू हुई? तो देखिए दोस्तों, G20 दूसरी डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक 17 अप्रैल को तेलंगाना में शुरू हुई है। G20 दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक 17 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुई है, जिसमें सदस्य और आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 140 प्रतिनिधि शामिल हैं। तेलंगाना जो है उच्च दक्कन पठार पर दक्षिण मध्य भारत में स्थित एक राज्य है। ये क्षेत्रफल के साथ भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया और हैदराबाद को राजधानी बताते हुए तेलंगाना का नवगठित राज्य बन गया। तेलंगाना की सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक, पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। गठन 2 जून 2014। राजधानी हैदराबाद। जिले 33 है। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्य विधानमंडल द्विसदनीय। राज्यसभा 7 सीटें हैं। लोकसभा सीटें 17 हैं। उच्च न्यायालय के तेलंगाना उच्च न्यायालय है। भारत की G20 की अध्यक्षता में दूसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 17-19 अप्रैल को कहाँ शुरू हुई? तो गोवा में G20 की जो है स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है 17 से 19 अप्रैल के बीच।
कर्नाटक बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? तो कर्नाटक बैंक के नए सीईओ शेखर राव बने हैं। तो दोस्तों यह रहा 17 अप्रैल 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, ऐसे करेंट अफेयर्स बिहार के हो चाहे नेशनल करेंट अफेयर इंटरनेशनली आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। बिहार की संपूर्ण करेंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने उपलब्ध रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।